Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class Bachcha Party. Today we are going to start some interesting article and that article is about the torque. हम टॉर्क का बेसिक पढ़ेंगे बच्चों आज। हमने अब तक आर्टिकल के बारे में बातें करी हैं कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आज हम उन बातों को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लेके जाएंगे। उसके बारे में छोटी छोटी बातें, जितनी भी छोटी छोटी बातें होंगी वो सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ वो कैसे अप्लाई होता है वो पढ़ेंगे, क्यों वहां पे साइन टर्म आती है, कॉस टर्म क्यों नहीं आती, ये बात भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो स्पेशल आर्टिकल है जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क के लिए काम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैं जिस चैप्टर को पढ़ रहा हूं वो है मेरे पास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो मैं पढ़ के आया था वो था लीनियर मोशन। यानी कि मेरे पास दो चीजें अब तक मैंने पढ़ ली हैं 11th क्लास में होने के बाद। एक मैंने लीनियर मोशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और एक मैंने रोटेशनल मोशन को पढ़ा है, जिसको अब मैं पढ़ ही रहा हूं, ठीक है। रोटेशन को तो मैं पढ़ ही रहा हूं, ठीक है। तो अब आप बताइए मेरे को कि लीनियर मोशन में क्या क्या वर्ड्स यूज होते थे। आप कहते थे कि डिस्प्लेसमेंट, आपने वर्ड यूज किया डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिनोट कर रहा हूं, मान लो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट को, और आपने मेरे को कहा कि सर जी मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड लेता हूं ना तो आप सीधा समझ जाइए कि मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ओके जी, मैं समझ जाऊंगा कि आपने लीनियर की बात करी है। लेकिन जब मैं रोटेशन में आया तो मेरे को पता चला कि अब तो आपको घूमना है, और घूमना है तो एंगल बनाना है, एंगल बनाना है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा रहेगा, एंगुलर, मतलब एंगल बनाना है आपको। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, angular displacement that is denoted by the word, that word is theta। theta word से आपने उसको डिनोट किया। उसके बाद आपने वेलोसिटी लिया यहाँ पे, इसका ऑटोमेटिकली नाम क्या था, लीनियर वेलोसिटी, एंड दैट वाज ds by dt, जिसको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलता था। ds s is the displacement and displacement is a vector quantity, velocity is also a vector quantity, whose direction is same as that of डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मैंने यहां पे जब बात करी तो यहां पे मैंने बात करी एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा से डिनोट करता था, और ये था मेरे पास क्या, d थीटा बाय dt, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो d थीटा बाय dt मेरे पास कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का था कि ये अगर मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मार्कर, ब्लैक मार्कर, ये देखो, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है इसके चारों, तो उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उसका इस तरह से, ठीक है। तो आप देखो उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था dv by dt। acceleration is also vector quantity whose direction is same as that of change in velocity. Here we use angular acceleration, angular acceleration that is denoted by the word alpha. This was rate of change of angular velocity with respect to time. Here we use the word force, force, and that force was dp by dt, that is equal to mass into acceleration, that is mass into acceleration। बट यहां पे तो रोटेशन होना चाहिए, तो रोटेशन के लिए क्या करेंगे आप, फोर्स की जगह पे रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नाम है क्या, टॉर्क, या इसे हम बोल देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स हम जनरली बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है।
यहां पे दो फोर्स होंगी जो रोटेट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उन दोनों फोर्सेस के कारण लीनियर फोर्स हमारे पास जीरो बनेगी, लेकिन दोनों की दोनों कपल बनाएंगे, एक जोड़ा बनाएंगे, जिसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, रोटेट करने की रहेगी। और जहां रोटेशन की बात आती है वहां पे हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात नहीं करते। और मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम ही क्या है, टॉर्क है। देखो बच्चों, आज मैं काफी दिनों के बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाले हैं, ठीक है। तो आप दिल से जुड़िए हमारी क्लास में, जितना ज्यादा आप दिल से यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा आप सीख पाएंगे। तो फिजिक्स को मैं बार बार कहता हूँ कि दिल से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है बच्चा पार्टी फिजिक्स। अब देखो, हमने रोटेटिंग इफेक्ट कहाँ देखा है, कहीं देखा है क्या हमने? क्योंकि मुझे बात जो करनी है वो टॉर्क पे करनी है, इन सब पे मेरे को बातें नहीं करनी। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने ये सारी बातें आपको बताई है। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट तो टॉर्क को पढ़ना ही है। अब टॉर्क मैंने कहाँ देखा है? टॉर्क को देखने से पहले मैं रोटेटिंग इफेक्ट देखता हूँ। मान लो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया, टायर की हवा निकल गई, अब मेरे को टायर चेंज करना पड़ेगा। अब टायर चेंज करने के लिए मैं एक रेंच निकाल के लेके जाता हूं, पन्ना बोलते हैं जिसे हमारे देसी लैंग्वेज में, पन्ना मैं लेके गया और मैंने यहां पे एक नट लगा था। नट इस तरह का नट होता है, इस तरह की शेप में बना देता हूं उसकी, इस तरह की शेप थी उसकी, इस तरह की शेप थी उसकी, इस तरह की, ठीक है। और मेरे पास जो हथियार था उसको मैंने इसके ऊपर ऐसे फिक्स किया, ऐसे, और यहां से मैंने इसको घुमाना शुरू कर दिया, यहां से हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे, है ना। ये था मेरा नट, इस तरह, ठीक है भाई। यहां से मैंने फोर्स लगाई। मैं फोर्स कैसे लगाऊंगा? ऐसे फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F। ऐसे फोर्स मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। और ये जो आर्म है जिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसका इस नट से डिस्टेंस कितना है? मान लो R है। गाड़ी का टायर खोल रहा हूं, टायर का नट दिखाया मैंने आपको एक, ठीक है, जिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अब इसके कारण ये नट क्या करेगा? रोटेट करेगा। मैं ऐसे खोलूंगा इसको, मतलब यहां पे फिक्स करके ऐसे ऐसे खोलूंगा मैं इसको, है ना, ऐसे खोलूंगा, ठीक है भाई, ऐसे ही खोलते हैं ना हम, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं इसको? मैं कर रहा हूं इसको टर्न या रोटेट, यानी कि मैं इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट देखना चाहता हूं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैं देखना चाहता हूं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब मैंने क्या किया कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब ये चीज डिपेंड किस पे करती है? सबसे पहले टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की डिपेंडेंसी चेक कर रहा हूं मैं। डिपेंडेंसी मैं चेक कर रहा हूं, हाँ जी, उसकी डिपेंडेंसी चेक करेंगे बच्चों। उसकी डिपेंडेंसी कैसे हम चेक कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं क्या क्या चीजें लेता हूं कि मेरे को फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी, हाउ मच फोर्स आई हैव टू अप्लाई, यानी कि हाउ मच फोर्स I have to apply, I have to apply, कितना फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं रोटेटिंग इफेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर पाऊं, हाउ मच, ठीक है। और वेयर, मतलब ये डिस्टेंस कितना मैं लूं, हाउ मच आर I have to take, I have to take, मुझे R की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, मतलब जिस आर्म पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसकी वैल्यू,
आर्म, जिस आर्म पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसकी वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और किस एंगल पे मैं फोर्स लगाऊं कि मेरा टॉर्क मैक्सिमम हो, एंगल एट विच फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड, एंगल एट विच फोर्स इज अप्लाइड, ये चीजें मुझे देखनी है बच्चों, ठीक है, कि मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी तो कितना रोटेशन होगा। अब सीधी सीधी सी बात है बच्चों कि जितनी ज्यादा मैं तेजी से फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा रोटेशन मैं यहां पे एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नाम क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू टॉर्क, and that torque is represented by the word torque. If I increase this force then the turning effect will increase, यानी कि अगर मैं फोर्स को कर देता हूं इंक्रीज तो टॉर्क भी हो जाता है क्या? इंक्रीज। तो टॉर्क भी क्या हो जाता है? इंक्रीज। टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? इंक्रीज। अब देखो, अब एक सिंपल सी भाषा में सोचना कि अगर मैं इस आर को यहां पे फोर्स लगानी शुरू कर दूं, इतने ही डिस्टेंस पे लगानी मैं शुरू कर दूं, तो क्या होगा आप बताइए मुझे? क्या रोटेशन ज्यादा होगी? ना। इसको, इस आर्म को जितना ज्यादा लेंथ में रखता हूं उतना ही अच्छा यहां पे क्या होगा? रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आर इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी क्या होगी? सॉरी, टॉर्क भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब टॉर्क की डायरेक्ट डिपेंडेंसी है किस पे? आर पे। टॉर्क की डायरेक्ट डिपेंडेंसी है आर पे। अब देखो बच्चों, अब आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो जो सीधी है, ऐसे है फोर्स। अगर वो किसी एंगल की बात कर रहा है ना अब ये, तो एंगल पे अगर आप लगाओ तो क्या होगा? चलो फिर चेक करते हैं। मान लो आपके पास यही है ऐसे, इस तरह से यहां आपने फोर्स लगाई, मान लो किसी एंगल पे। कैसे आपने फोर्स लगाई है? ऐसे फोर्स लगाई आपने, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है एफ, ठीक है। मान लो ये इसके साथ एंगल बनाता है थीटा, तो इस एफ का कंपोनेंट आ गया, ये क्या कंपोनेंट आ गया? ये एफ कोस थीटा, और ये आपके पास आ गया एफ साइन थीटा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि ये एफ कोस थीटा इसको क्या कर रहा है? बाहर की तरफ खींच रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है एफ कोस थीटा। तो उसको घुमा कौन रहा है? उसमें जो ये फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है? एफ साइन थीटा। यानी कि यहां पे एफ साइन थीटा रोटेट करने का काम करेगा और एफ कोस थीटा उसे बाहर खींचने का काम करेगा। दिस वर्क्स, यानी कि एफ साइन थीटा, दिस वर्क्स टू रोटेट, ये वर्क करेगा रोटेट करने के लिए। और ये दिस पुल आउटवर्ड, पुल करेगा बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स, है ना। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको खींचेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है? आपको पता है कि अगर थीटा बढ़ता जाता है ना तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इफ थीटा विल इंक्रीज, व्हाट इट मीन? ये साइन थीटा विल इंक्रीज, और साइन थीटा इंक्रीज होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बच्चों आपको पता होगा इस बात का कि अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, अगर थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है? घटती जाती है। आपको पता होगा ना तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है? जब थीटा आपका जीरो। अब जीरो से जैसे जैसे बढ़ेगा कोस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन साइन के केस में अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जो पैरेलल कंपोनेंट आते हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका आर है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स कंपोनेंट है, तो पैरेलल कंपोनेंट कैन नेवर प्रोड्यूस द टॉर्क। एफ कोस थीटा पैरेलल कंपोनेंट है उसी की डायरेक्शन में, आरएम की डायरेक्शन में, तो एफ कोस थीटा कैन नेवर प्रोड्यूस टॉर्क, कभी भी वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कौन करेगा?
एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा किसके परपेंडिकुलर है, आर के, ठीक है। एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन only can produce torque, torque प्रोड्यूस कर सकता है केवल और केवल f sin थीटा which is perpendicular to axis of rotation। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अभी, और जिन बच्चों की अटेंडेंस रहती है वो अटेंडेंस भी अपनी मार्क करवा दें बच्चों, ठीक है। और आज का लेक्चर जरूर बताएं कि कैसा चला है हमारा लेक्चर, ठीक है, प्लीज बताएं जरूर। बहुत बढ़िया, खुशदीप कौर, हाँ जी, मैं एक बार उन बच्चों की अटेंडेंस बोल देता हूं जिन बच्चों की अटेंडेंस अभी अभी लगी पड़ी है यहाँ पे। विषम के बाद रोमिका, मान्या 11A, निधि 11C, वृंदा ठाकुर, हर्षित जैन 11C, सुप्रीना कौर 11A, अंशिका 11A, अमरवीर कौर 11A, मनवीर कौर 11C, संस्कृति 11C, मनप्रीत कौर 11C, भारती 11C, खुशदीप कौर, अमरवीर, निधि 11C, रोमिका, बहुत बढ़िया, महक, संस्कृति, सुखलीन कौर, प्रबलीन कौर, गुरलीन सिंह, दविंदर सिंह, वंशिका, तरनप्रीत कौर, गुरलीन, सलोनी, सलारिया, निधि, आशदीप सिंह, जसलीन नांगल, हरलीन कौर 11A, हरमनप्रीत सिंह, थैंक यू बेटा, सहज कौर, कमलप्रीत, अनमोल ठाकुर एंड ऋषभ राय। यानी कि क्लास बहुत अच्छी चल रही है आपकी, हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिमरनप्रीत कौर, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद देखो बच्चों, अब तक हमने इसकी डिपेंडेंसी देखी है केवल। अब हम बात करेंगे कुछ एक बातें होंगी जो हम टॉर्क से रिलेटेड करेंगे कि टॉर्क की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कितनी होंगी, ठीक है, और रोटेशन के लिए कौन सी फोर्स काम करेगी, कैसे वो फोर्स वर्क करेगी। उसके बाद उस पे न्यूमेरिकल्स भी हम करके देखेंगे। आपको बताइए कि आपने टॉर्क के बारे में क्या क्या पढ़ रखा है अब तक। बहुत कुछ पढ़ रखा है आपने हालांकि, लेकिन बहुत कुछ इसका बाकी भी है। जो बाकी है वो आज हम कवर कर देंगे कंप्लीट। देखो बच्चों, आपने जो टॉर्क को पढ़ा था, आपने पढ़ा था कुछ एक सिमिलरिटीज का सहारा लेके। आपने कहा कि सर हम ना फोर्स को जब देखते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। हम जब इसको देखते हैं तो न्यूटन के सेकंड लॉ से देखते हैं, और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स, है ना। ये बात होती है लीनियर फोर्स की। लेकिन जैसे ही मैं रोटेशन में जाता हूं वैसे ही फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, और dp by dt की जगह पे p की जगह पे आ जाता है l। L is the angular momentum, P is the linear momentum. This is the easiest way to learn the concept of torque. ठीक है, हम बहुत इजीली टॉर्क को प्रिपेयर कर सकते हैं कि फोर्स को याद रख लो, ये लीनियर फोर्स है, और रोटेशन में जाओगे तो आपके सामने कौन आएगा, टॉर्क आएगा भैया, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं और दो चार बातें और भी सीखते हैं। भाई हम क्या कर रहे थे, दो तीन पेन ले लेता हूं। भाई हम कुछ ऐसा कर रहे थे कि हमारे पास हमारी गाड़ी जो थी उसका टायर पंक्चर हो गया था और मुझे स्टेपनी लगानी पड़ेगी भाई, और उसके जो नट हैं वो इस तरह की शेप के हैं। मेरी गाड़ी में एक पन्ना पड़ा था, मैं निकाल के लाया, उसको फिक्स किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही फिक्स करता हूँ मैं। आप घरों में देख लेना, जो नट बोल्ट जो भी आप खोलते हो तब आपके पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं इससे ये नट खोल रहा था भाई, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा के
मैं वर्क कर रहा था इसको, है ना। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रोटेशन का। जिस एंड पे ये फिक्स होते हैं उसको बोलते हैं पाइवोटेड, मतलब वो धुरी जिसके चारों ओर ये घूम सकते हैं उसको बोलते हैं पाइवोटेड एंड, है ना। तो अब देखो बच्चों, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरा पन्ना है जो गाड़ी में पड़े होता है ना टूल बॉक्स में, वो है, उससे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने फोर्स कैसे लगाई, मैंने फोर्स लगाई कुछ इस तरह से, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक F cos थीटा था और दूसरा मेरे पास F sin थीटा था। जिसमें F cos थीटा मुझे सीधा सीधा दिख रहा था, वो कह रहा था कि मैं तुझे बाहर की तरफ खींच के लेके जाऊंगा, ठीक है। और F sin थीटा कह रहा था कि मैं तुझे गोल गोल घुमाऊंगा। तो मैंने कहा कि मेरे को तो गोल गोल घुमाने वाला ही चाहिए। F cos थीटा कैन नेवर प्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क के कॉन्सेप्ट को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मैं मेरे कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, ना। कौन कहेगा? F sin थीटा कहेगा। अब मेरे पास इसका आर्म कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, जहां तक F sin थीटा लग रहा है, यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R। तो मेरा टॉर्क क्या बनना चाहिए? मेरा टॉर्क बनना चाहिए R इंटू F sin theta, R into F sin theta. If theta is zero means parallel to axis of rotation, then there will be no torque. If theta is 90 degree, there will be the maximum torque. That maximum torque will be equal to R into F. And one most important thing I can observe from here, कि this is R F sin theta. That is, I can say torque is a vector quantity. Torque क्या है? एक vector quantity है जिसकी डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग R and F. देखो बच्चों, जब आप इस नेट को खोल रहे हो तो ये कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। जब आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कैसे आ रहा है? ऐसे। अगर आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट करोगे तो कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी? जिस प्लेन में आप रोटेट कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यानी कि टर्निंग इफेक्ट हम जो एक्सपीरियंस करेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग R एंड F। यहां से ये बात आप स्पेशली नोट भी कर सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be perpendicular to plane containing R and F, plane containing R vector and F vector। इसकी डायरेक्शन को हम स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कोई भी स्क्रू रखा, यहां पे रखा, अब उसका R देखो, F इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। अगर इधर लग रहा है तो यहां से ऐसे रोटेट करोगे, नीचे की तरफ लग रहा है तो ऐसे रोटेट करोगे। जो उसकी डायरेक्शन बनेगी इनवर्ड या आउटवर्ड, वहीं से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल का भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। राइट हैंड पाम रूल, इसका भी यूज आप कर सकते हो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन को फाइंड करना है तो आपको 2-3 ये रूल जो हैं वो बेसिकली थोड़े से आपको ध्यान रखने, बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखने, थोड़े से ध्यान रखने, बस। अब देखो बच्चों, हमने क्या बात कही? हमने जो बात कही है वो बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हैं। हम कहते हैं कि F cos थीटा दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या है? पैरेलल है। जो पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे वो कभी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो टॉर्क प्रोड्यूस कौन करेगा? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वही टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज पैरेलल कंपोनेंट कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। देखो बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं
अगर मान लो कि टॉर्क आपका आउटवर्ड है, टॉर्क की डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ आ रही है, टॉर्क आउटवर्ड्स है, तो देखो भाई टॉर्क आउटवर्ड है राइट हैंड पाम रूल से, तो रोटेशन कैसा है? रोटेशन मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज को आगे से मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखूंगा, और मैं इसको ले रहा हूं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं टॉर्क की। अगर मैं टॉर्क को इनवर्स देखता हूं, अंदर की तरफ देखता हूं, तो फिर अब देखो बच्चों, अगर अंदर की तरफ है डायरेक्शन टॉर्क की, तो ये देखो कर्ल, कर्ल कहां जा रही है, कर्ल कहां पे मुड़ रही है मेरी उंगलियां, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ही चलती क्लॉक, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। और इसको मैं बाय डिफॉल्ट मैं ले रहा हूं इसको नेगेटिव वैल्यू, यानी कि टॉर्क की एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं और दूसरा नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। टॉर्क की एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं और दूसरी मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं। अब देखो बच्चों, मैं अगर आपको बहुत सारी फोर्सेस दे दूं और वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपसे पूछना चाहूं, तो क्या आप मुझे मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं? चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो कि मैं एक प्लेन के अंदर हूं और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये वो धुरी है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, पाइवेटेड यहां पे, और ठीक है, यहां किसी पॉइंट P पे r डिस्टेंस पे जाके मैंने फोर्सेस लगा रखी हैं, ये r डिस्टेंस है, यहां पे एक फोर्स लगा रखी है F1 और इसका परपेंडिकुलर मैंने लगा रखी है F2 और इसकी परपेंडिकुलर मैंने लगा रखी है F3, ये कुछ एंगल बनाती है F4 और ये मैंने लगा रखी है F5, ऐसे फोर्सेस मैंने लगा रखे। तो मेरे से पूछा गया कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और मैक्सिमम इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट कौन कौन सी फोर्स देंगे। मतलब यहाँ पे मेरे पास फोर्स का F1, F2, F3, F4, F5 इतनी फोर्स है। यहाँ पे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और मेरे को मैक्सिमम इफेक्ट भी चाहिए कि मैक्सिमम इफेक्ट कौन दे रहा है, रोटेटिंग इफेक्ट, मैक्सिमम रोटेटिंग इफेक्ट कौन दे रहा है। फोर्स कौन कौन सी है मेरे पास? फोर्स है जी F1, F2, F3, F4 और मेरे पास है F5। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देते हैं, है ना। F1, F2, F3, F4 और F5, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मुझे रोटेटिंग इफेक्ट चेक करना है। स्टार्ट करते हैं अपना काम। देखो कैसे हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहली बात, जो R की डायरेक्शन में बैठा है वो है F1, तो F1 तो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा टॉर्क, क्योंकि ये R के पैरेलल में है, मतलब R की ही डायरेक्शन में है, तो ये तो नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, ये प्रोड्यूस ही नहीं करेगा टॉर्क। as this is in the direction of force, in the direction of force, ये तो फोर्स की डायरेक्शन में ही बैठा है, ठीक है ना। फोर्स की डायरेक्शन में ही बैठा है तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब F2 को देखो भाई, F2 तो परपेंडिकुलर है। अब देखो R F को कैसे देखोगे, राइट हैंड का पाम रूल अप्लाई करो। ये है R, इसके बाद फोर्स है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करोगे ना आप R F, तो आपकी रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। आप F2 के लिए कैसे रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये F2 एंड R परपेंडिकुलर है, तो R एंड F2 आर परपेंडिकुलर, सो टॉर्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा टॉर्क, ठीक है भाई। क्योंकि प्लस भी ले रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो,
ठीक है ना। तीसरा देखो F3, F3 भी परपेंडिकुलर है बट उसका रोटेशन कहां होगा, R के बाद F3 की तरफ चलो, ऐसा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्स, यानी कि F3 के लिए क्लॉकवाइज। अब यहां पे भी R एंड F आर परपेंडिकुलर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन कितनी, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी। इसकी भी R एंड F3 आर परपेंडिकुलर, सो टॉर्क इज मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, टॉर्क इज मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, ठीक है भाई। अब देखो, अब आपके पास आता है F4। F4 के लिए क्या करेंगे, एक कंपोनेंट इसका इसके साथ जाएगा, F4 के लिए एक कंपोनेंट तो यहां चला जाएगा उसका, मान लीजिए थीटा एंगल के साथ F4 cos थीटा, और एक उसका परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे F4 sin थीटा, तो F4 sin थीटा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि F4 sin थीटा कहां पे है, R के बाद F, मतलब यहां पे कैसा क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा, वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी क्योंकि sin थीटा आ चुका है। अब F5 को देखो, F5 का एक कंपोनेंट इसके साथ आ जाएगा F5 cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर रहेगा F5 sin थीटा, तो इसका रोटेशन ये R, इसके बाद F, तो इसका रोटेशन मतलब टॉर्क की डायरेक्शन कहां रहेगी, आउटवर्ड, और रोटेशन कहां है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, टॉर्क की डायरेक्शन आउटवर्ड, यहां टॉर्क इनवर्ड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फोर्सेस एंड हाउ दीज फोर्सेस कैन प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, ये कैसे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, अब मैं बहुत ही सिंपल, मेरे पास एक टायर है, जिस टायर को लेके बच्चे खेलते होते थे बचपन में, अब तो शायद बच्चे ऐसे काम नहीं करते होते। ठीक है, एक टायर ले लिया और एक लकड़ी ले ली, और उस लकड़ी से क्या करते हैं, उस टायर पे ऐसे ऐसे मारते होते हैं और वो टायर चलता होता है। भाई आपके पास ये चीज है ना, ये यही कड़ा, इस कड़े पे अगर मैं ऐसे मारूं तो ये आगे चलने लग जाएगा, ऐसे लगातार मारता रहूं। पहले ना हम बचपन में खेलते थे, आज तो आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें होंगी भाई खेलने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को ना इतने अच्छे अच्छे फोन दे रखते हैं पेरेंट्स। आजकल बच्चा, छोटा सा बच्चा है ना, वो भी जिद करता है कि मेरे को फ़ोन दे दो। ठीक है, और उसमें फीचर्स भी ऐसे हैं कि बच्चे को पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थम आप अंगूठा लगाओ फ़ोन ऑन हो जाता है, फेस दिखाओ फ़ोन ऑन हो जाता है, आप वॉइस कमांड दे दो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, है ना। तो मतलब बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो गया। छोटा छोटा बच्चा जो बोलना ही सीखता है ना, वो भी मतलब चाहता है कि मैं रामायण देखूं, तो प्लीज़ प्ले रामायण, तो हाथों हाथ रामचंद्र जी आ जाते हैं। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था भाई, हमारे यहाँ रामचंद्र हमें दिखे थे जब हमने ना मैं कितनी कौन सी क्लास में हो गया था, मैं 6th स्टैंडर्ड में हो गया था, तब मैंने टीवी देखे थे। ठीक है, और बड़ा ही क्रेज होता था टीवी देखने का। हम ना दूसरों के घरों में जाते थे टीवी देखने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई टीवी देखने दो जी। ऐसा टाइम भी होता था, एंटीने होते थे हमारे टाइम में, जो आते ना कुलविंदर बिल्ला के गाने, ठीक है, जिनमें एंटीना लगा होता था, एंटीना ठीक करते होते दिखाते हैं, तो वो एंटीने हमारे टाइम पे भी थे भाई। हमने भी कुछ एंटीने सीधे करे हैं, नीचे से आवाज़ें आती थी, चल पड़ा अब आजा आजा। शक्तिमान होता था हमारा नाटक उस टाइम पे फेवरेट। तो आज के टाइम पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ, अगर मैं टायर वाली बात लूँ, एक सिंपल सा इस तरह का मेरे पास टायर है और उस पर यहाँ ऐसे ऐसे मैं मार रहा हूँ, मार मार के दौड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों ना उसके साथ एक एग्जाम्पल बना लिया जाए। 100% श्योर, बिल्कुल करेंगे ये काम, एग्जाम्पल बना लेंगे उसके साथ। ठीक है, देखो कैसे हम एग्जाम्पल बनाएं। देखो जी, हमें वही टायर आज फिर से है घुमाना और उससे एक कॉन्सेप्ट है निकालना। देखो कैसे हम कॉन्सेप्ट को निकालेंगे, कैसे हम उस पर वर्क करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, देखो भाई बच्चों, देखिए जी, मैं
बचपन वाली बातें फिर से याद कर रहा हूं। ये मेरे पास एक टायर है, ये इसका रेडियस हुआ r, और यहां फोर्स लगा रहा हूं बच्चों मैं, यहां पे लीनियर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया। तो r और f के बीच एंगल कितना है, दिख ही रहा है आपको, 90 डिग्री का एंगल है। r और f के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो मैक्सिमम टॉर्क होगा यहाँ पे, अगर आपको f दे दे कोई 10 न्यूटन और रेडियस दे दे मान लो 0.5 मीटर, तो आपको टॉर्क निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आर एफ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है मुझे। तो आर कितना है 5.5 यानी कि 1/2, और एफ है 10 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब मैं आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में लेके जाऊंगा तब आपको साइन 37 है 53 वाली वैल्यूज भी याद रखनी है। वो वैल्यूज आप कैसे याद रखेंगे, देखो भाई 37 डिग्री के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, 37 डिग्री के लिए, 37 के लिए 3, 4 और 5 ऐसे याद कर लीजिए। 37 डिग्री के लिए 3, 4 और 5, और 53 अगर यहाँ पे एंगल मेंशन हो आपके पास, भाई अगर आपको यहाँ पे 53 डिग्री दे रखा हो तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, 4, 3 और 5, बस इतना सही है। अब आप कॉन्सेप्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे, ये पाइवोटेड एंड मान लीजिए आपको दे रखा है मैंने, और यहां से कितने डिस्टेंस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए इतने डिस्टेंस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर फोर्स दे रखा है मैंने, और फोर्स में लगा रहा हूं यहाँ पे F, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं, और ये एंगल बना रहा है इसके साथ मान लो 37 डिग्री। अब आपसे पूछा गया टॉर्क, तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर जी टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा कौन, पहचानो उसको, कौन है वो, ये आपका एंगल, और एंगल के साथ हमेशा कंपोनेंट होता है cos, तो F cos 37 डिग्री, ठीक है, और दूसरा F sin 37 डिग्री, ठीक है बच्चों, F sin 37, यानी कि मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये कंपोनेंट जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करने का काम करेगा। यानी कि अब मेरे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी, R F sin 37 डिग्री, R रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर मींस 1/2 मीटर, F कितना है मेरे पास, F है 20, sin 37 यहां से देख लो, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दिस इज 3/5, 5 4 जा 2 2 जा, and this is 6 Newton meter. This is the final answer. This is I think these numericals are the easiest numerical you can cover very easily. I think so. ठीक है, अगर मान लो कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल खुद से बना के दूं तो क्या आप आंसर कर पाओगे मेरे को फटाफट से? चलो चेक करते हैं आपको कि मान लीजिए ये आपके पास पाइवोटेड एंड है, ठीक है, और यहां से आप 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक फोर्स लगा रहे हो, जिस फोर्स की वैल्यू है 16 न्यूटन, और आपने एंगल बना रखा है 53 डिग्री। फाइंड टॉर्क फाइंड करके बताइए मुझे कि कितना आंसर इसका आया। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे डील करेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ, सभी बच्चे वर्क करेंगे इस पे, और मुझे फाइनल आंसर बताएंगे कि फाइनल आंसर क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। हाँ जी, किस किस बच्चे ने सॉल्व किया, आंसर आ गया होगा मेरे पास। हाँ जी, आ चुके हैं मेरे पास आंसर। गुरलीन सिंह 384, आना ही नहीं चाहिए बेटा, मतलब ही नहीं है कि इतना आंसर आएगा।
640 नैनोमीटर। अरे वाह यार, कहां से निकाला है तू नैनो हैं? देखो बच्चों, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है, देखिए बच्चों, आर एफ ये वाला कंपोनेंट काम करेगा, यानी कि ये है एफ साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास है टॉर्क निकालना है, आर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻²। एफ की वैल्यू है 16 और साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। 4/5 5 6 जा 13 है ना। बस आर एफ, ठीक है। तो आपके पास बना 16 4 जा 64 इंटू 6 इंटू 10⁻²। ये आया आपके पास 3.84 न्यूटन मीटर। गुरलीन सिंह का आंसर 384 दिया था। बस ध्यान रखना, वहां पे कन्वर्जन कर लेना, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। बस इतनी गलती थी कि आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, बाकी सब ठीक था। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा रहा बच्चों, जरूर बताएं कि काफी इजी लेक्चर था। आई थिंक सो कि काफी इजी था और बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका है। दैट्स वेरी गुड। अंशु पठानिया, महक, अच्छा भाई, गुरलीन, कालकट, हलीम कौर, महक, अंशु पठानिया, हरकमलप्रीत सिंह, सुखलीन कौर, संस्कृति, अमरवीर, गुरलीन सिंह, दविंदर सिंह, नवदीप सिंह, रोमिका शर्मा, तरनप्रीत कौर, चिराग भल्ला, सुखलीन कौर, अर्शदीप सिंह, विषम रायत, अंशु पठानिया, अमरवीर कौर। इंटरेस्टिंग, इजी, वंडरफुल लेक्चर, सब समझ आ गया। बहुत बढ़िया अमरवीर, बहुत बढ़िया बेटा। राजेश, निधि धीमान है ये शायद 3.34 नहीं 84 आना चाहिए बेटा। हरकमलप्रीत सिंह, थैंक यू सर, द क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल। थैंक यू हरकमल। दविंदर, थैंक यू बेटा। जसलीन, महक, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, अमेजिंग वे टू क्लियर कंसेप्ट। थैंक यू महक। वंशिका, थैंक यू बेटा। नवनीत कौर, थैंक यू बच्चे। मनजोत, सलोनी, हर्षान, रोमिका शर्मा, पलविंदर, अनमोल ठाकुर, चिराग जी, हरलीन कौर, थैंक यू बच्चे। संस्कृति, थैंक यू बेटा। राजेश, निधि धीमान है ये। विषम, अरे विषम तुम्हारे परमानेंट डायलॉग हैं, तुम्हारे पेट डायलॉग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजेश, निधि है ना, हाँ हाँ, थैंक यू सर, क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट। थैंक यू प्रबलीन, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, ताकि टॉर्क के हमारे आगे जो भी डाउट्स आए इन फ्यूचर तो हम उनको कुछ भी निकाल के ना दें, है ना। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।